नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर लोगों को भरोसा होता है तो वो है न्यायपालिका। आज भी जब दो गुटों में कहीं झड़प होती है, लोगों की आपस में गाड़ियां भी लड़ती हैं, तो लोग एक दूसरे को धमकी भरे स्वर में बस यही कहते हैं कि तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूँगा। उस कोर्ट से अगर कोई टिप्पणी निकलती है और वो कुछ ऐसी हो कि जब लोगों के धार्मिक या किसी भी तरीके की भावनाओं को आहत करे, तो वो एक बड़ी चर्चा का विषय बन जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए एक मंदिर के विषय में, खजुराहो के मंदिर के विषय में ये टिप्पणी कर दी कि अगर आपको अपने भगवान पर आस्था है तो आप जाकर उनसे ही कहिए कि वो कुछ करें इस मामले में। अब ये मामला जब सामने आया तो तमाम लोग जिनकी आस्था है भगवान पर, हिंदू धर्म से में अपनी आस्था रखने वाले तमाम लोग, जिनकी भावनाएं जो है वो छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती हैं, वो तमाम लोग उतर गए उनके विरोध में। और क्योंकि इस वक्त देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बौद्धिस्ट हैं, तो उनके विरोध के लिए एक और दूसरा एंगल उन्हें वो मिल गया। अब उनके इसके बाद ये जब तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि वो तमाम धर्मों की इज्जत करते हैं, समानता के साथ सभी को देखते हैं। उसके बाद मामला हालांकि शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और उन्हें लगातार धमकियां आती रही। उनके पहनावे पर, उनके चाल ढाल पर, तमाम चीज़ों पर टिप्पणियां की जाती रही। तो अब समझना ये है कि सबसे अहम सवाल कि क्या सबसे पहले तो कि मुख्य न्यायाधीश को इस तरीके की कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी, वो एक सवाल है। और दूसरा ये कि जब वो हो चुका और उन्होंने अपनी सफाई भी पेश कर दी, तो अब जो समाज में हो रहा है, जो तमाम लोग इस बात को एक और अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस हद तक सही है। तो हमारे साथ इस वक्त महमूद प्राजा साहब मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे अहम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की टिप्पणी, पीआईएल को उन्होंने खारिज किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को उन्होंने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, खारिज कर दिया। लेकिन ये जो टिप्पणी इन्होंने की, उस टिप्पणी को लेकर विवाद मचा हुआ है और अभी भी उन्होंने हालांकि इसको लेकर सफाई भी पेश कर दी, पर अभी भी तमाम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। कोई उनके जूते के रेट देख रहा है, तो कोई उनके तमाम बाकी मुद्दों को उठाकर लेकर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके की टिप्पणियां करने लगे तो भरोसा नहीं रहता। फिर ये टिप्पणी आप कैसे देखते हैं? देखिए, अम्बेडकरवादी भी तो गवई साहब से नाराज़ हैं ही सारे। अच्छा। उनके साथ तो पता नहीं क्या होगा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। वो मनुवादियों के चक्कर में उनको संतुष्ट करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए कितनी लंबी लंबी उन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, ऐसा हम अम्बेडकरवादियों को लगता है। अच्छा। और उनको सफाई देनी पड़ेगी एक दिन इस बात की। हमारा तो इल्ज़ाम ही यही है उनके ऊपर, उन्होंने SC/ST एक्ट को वायलेट किया। उन्होंने जो रिजर्वेशन का कानून है उसको जिस प्रकार की उन्होंने ओरल टिप्पणियाँ भी की और फैसले किए। हमारा सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो निष्पक्ष है ही नहीं, सबको बराबर की नज़र से नहीं देखते। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो अम्बेडकरवादियों का है, क्योंकि बोध गया का केस जो चल रहा है उसमें न्याय किया उन्होंने, बताओ आप। तो चल रहा है ना सर, चल रहा है ना, न्याय किया 12 सालों से चल रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति होते जो इतने सालों क्या न्याय चल रहा है उसमें न्याय नहीं करते क्या? न्यायप्रिय जब ही हो सकता है व्यक्ति, निष्पक्ष जब ही हो सकता है जब जिस धर्म का वो मानने वाला है उसके साथ जितनी भी बड़ी ज्यादती हो रही हो उसके साथ ज्यादती होने दे और दूसरे धर्म के साथ ज्यादती ना हो, ये इंश्योर करे, तब वो निष्पक्ष होगा। मैं ये मानता हूँ कि इससे ज़्यादा पक्षपात कुछ नहीं हो सकता। भाई इस बारे में तो उन्हें नॉलेज भी है, सब कुछ सबसे ज़्यादा अच्छे से समझते भी हैं। बिल्कुल। और न्याय नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उनसे किसी और व्यक्ति को क्या न्याय की उम्मीद होगी? मैं तो इसे इस नज़र से देखता हूँ। ये गलत बात है कि अपने लोगों को अगर हम नुकसान पहुँचाएं तो हम निष्पक्ष साबित हो जाएंगे उससे। ये बहुत गलत चलन है। अब लेकिन अब वो है ना, डिवाइन जस्टिस तो है ही, है ना डिवाइन जस्टिस, तो डिवाइन जस्टिस आ गया। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, वो लोग भी गाली दे रहे हैं, इधर के तो नाराज हैं ही सब। गवई साहब से तो बहुत नाराज हैं अम्बेडकरवादी साहब। अब तो खुश हो गए थे तमाम लोग, उनके सपोर्ट में उतर आए थे सोशल मीडिया पे कि बेवकूफ़ समझ रखा है हम लोगों को। अगर ये बोध गया का फैसला करवा देंगे न्यायपूर्ण, तब खुश होंगे। ये हम इस चीज़ों से खुश नहीं हो रहे जो समझदार अम्बेडकरवादी हैं। अभी उनके हाथ में ना मास्टर ऑफ द रोस्टर तो वो हैं, अर्ली हियरिंग भी वही लगा सकते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि इसमें आप एक फैसला करा दो या दूसरा, न्यायपूर्ण फैसला करा दो। चंद्रचूड़ साहब जैसा फैसला नहीं, जो अभी भी वो इंटरव्यू देते घूम रहे हैं, अपनी जजमेंट को ही कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। तो चंद्रचूड़ साहब के कपड़े नहीं देखे जा रहे, बताओ आप उन्हें। चंद्रचूड़ साहब ने गाड़ी का नंबर लेने के लिए चिट्ठी लिखी रजिस्ट्रार को, यही गवई साहब ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यही गवई साहब ने कोई
चंद्रचूड़ साहब ने चीफ जस्टिस का घर खाली नहीं किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कराते ना एफआईआर, कराते एफआईआर, वो दूसरे इतने बड़े घर में रह रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो और चंद्रचूड़ साहब फिर भी अच्छे हैं और ये बुरे हैं। तो ये जिन लोगों के लिए, जो लोग इनके साथ अंबेडकर साहब की वजह से खड़े हैं, उनको भी नाराज कर रहे हैं और मनुवादी तो छोड़ेंगे ही नहीं ने। तो ये टिप्पणी क्या थी, ये क्या मतलब? टिप्पणी नफरत थी। अच्छा उनकी गलती भी है, इसमें फैसला करने का उनको बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसके लिए वो पूरे देश की सारी व्यवस्था सुधार सकते थे कि साइंटिफिक तरीके से एक एक धर्म स्थल का निरीक्षण कर लो। 80,000 जो बुद्ध विहार है वो तो वैसे ही मिल जाते, कितने मंदिरों में से महात्मा बुद्ध की मूर्ति वैसे मिल जाती, करते ना ऑर्डर। उन्होंने इनडायरेक्टली फ़ायदा उनका किया और गाली भी खा रहे हैं उस चीज़ के लिए। ये खुजराहो का ही एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा देते, एक न्यूट्रल टीम। ये नहीं कि इधर से बुला ली, ये जो सरकारी जो ये ASI उसकी नहीं बुलानी, एक न्यूट्रल जिसमें अंबेडकरवादी होते, वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोग ईमानदार होते हैं। अपना जैसे खुद ही ईमानदार बन रहे हैं, अपना नुकसान करके बोध गया का केस इनकी आंखों के सामने खराब हो रहा है, देख रहे हैं तमाशा, बढ़िया। तो ये सब करके जो ये कर रहे हैं, तो फिर उसका अंजाम सामने है ही। वरना इतना अच्छा मौका था, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मनुवादियों ने फाइल किया है, लो भाई मैं एक न्यायपूर्ण फैसला कर रहा हूँ। यही क्या, पूरे देश के जितने मंदिर हैं वहाँ की सबकी रिस्टोरेशन होगी, जैसा पहले था वैसे होगा। क्या होता फिर, 80,000 बुद्ध विहार मिलते और जितने बड़े बड़े मंदिर हैं ज़्यादातर वहाँ पे गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती अंदर से। था गोल्डन अपॉर्चुनिटी, करो उन्हें खुश और प्रसाद लो, ये। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने सफाई भी दे दी, अब तो उन्होंने कह भी दिया है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और उसके बाद अभी भी, अब जैसा आपने बताया कि चंद्रचूड़ साहब के तो कपड़ों का और बाकी चीज़ों का प्राइस नहीं देखा जाता, लेकिन उनके तो जूतों के प्राइस देखे जाते हैं। वो गाड़ी कौन सी ले रहे थे पहले ये बताओ आप। चंद्रचूड़ साहब कौन सी गाड़ी ले रहे थे जो ये बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी माता जी कपड़े धोती थी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। तो वो कौन से कपड़े पहन के, कौन से कपड़े और टाई लगा के घूमते हैं पूरी दुनिया में इधर उधर, और वो कितनी फीस ले रहे हैं। अभी जो उनको एक बहुत बड़ा मलाईदार वो मिला है, जो एक आर्बिट्रेशन का केस मिला है, मलाईदार मतलब समझते हो ना आप, ये कोई छोटे मोटे मलाईदार नहीं मिलते हैं चीफ जस्टिस को, बहुत बड़े बड़े वाले मलाई मिलती है। ये जो इनके एक ग्रुप के मेंबर भी थे ना, ये यशवंत वर्मा साहब, ये चंद्रचूड़ के ही ग्रुप के मेंबर थे। तो वो जो चिल्लड़ पड़ा रह गया था, जिसके एलिगेशंस हैं चिल्लड़ के, वो तो ऐसे ही कहीं गिरा हुआ था ना, वो आग लग गई उसमें। तो ये इस लेवल के लोग हैं सारे। इनके तो कहाँ क्या क्या पढ़ाया है नहीं। अब गवई साहब बेचारे ने जूता पहन लिया, और जूता भी तो कोई उतने का होगा नहीं जितना बताया जा रहा है जी। अब गवई साहब को तो वैसे जितनी उनका सामर्थ्य है, इससे ज़्यादा अच्छे कपड़े भी वो पहन सकते हैं। वो उनका शौक़ नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का ये, लेकिन चंद्रचूड़ साहब का तो शौक़ ही शौक़ है। और इनके एक और बोबड़े साहब थे, उनको देखा था आपने, एक मोटरसाइकिल पे देखी थी, कितनी बढ़िया फ़ोटो लग रही थी उनकी, तब ये कुछ नहीं हुआ। तो ये गवई साहब को समझने की बात है, ईमानदारी से जिसने वहाँ तक पहुँचाया है उसके संविधान के हिसाब से काम करो। इनको तो रियलिटी चेक बहुत पहले ही मिल गया था जब इन्होंने शपथ ली। अभी और मिलेगा, अभी तो मिला कहाँ है। पहली बार जब महाराष्ट्र गए थे वहीं उनके साथ प्रोटोकॉल का खेल हुआ था। अभी तो कुछ नहीं मिला। इन्होंने कितने जजेस बनाए ईमानदारी से, बताओ मुझे आप। ये इनके पास ताकत थी ना कलम में। देश में एक से बढ़कर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का इंटेलिजेंट लॉयर पढ़ा हुआ है, जजेस पढ़े हुए हैं सेशंस कोर्ट में। इनके पास ताकत नहीं थी कि 200 को जजेस बना देते। अभी भी 2 महीने हैं, अपने ही काम आएंगे, क्योंकि अपने न्यूट्रल हैं, संविधानवादी हैं, ईमानदार हैं, वो पक्षपात नहीं करेंगे। अगर आप गलती करोगे तभी आपको बुरा बोलेंगे, ये नहीं कि आपने गलती भी नहीं की तब भी गाली दे जाए आपको। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा पद नहीं लेंगे, कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। देखिए मैं भी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। दे कौन रहा है? ये देखो मजाक की बात, आप भी ऐसी बात करते हो। दे कौन रहा है उन्हें? ये चंद्रचूड़ साहब हैं क्या? ये गोगोई साहब हैं क्या? आप भी ऐसे, इनको तो गाली देने से बच, वो PIL में मंदिर बनवा देते तो मिल भी जाता। गाली देने से अगर बच जाए वही इनके लिए मंदिर बनवा देते तब भी गाली पड़ती है। एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक यासीन मलिक साहब हैं जी, है ना। मैं शुरू से बोलता था ये RSS के टच में है। जैसे मैं बहुत सारे अपने जो मौलाना जैसे दिखने वाले लोग हैं ना, उलमाए सू, उनको बोलता हूँ ये सब RSS के साथ है। मेरी कोई बात नहीं मानता था कि भाई यासीन मलिक साहब तो ये इनको इतना जेल में रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब
काम निकाल लिया आरएसएस के लोगों ने, और उनके रोग एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग एजेंसीज में जो हैं, डोभाल साहब का नाम ले रहे हैं तो अपने एफिडेविट में, तो डोभाल साहब तो शुरू से ही महान है। तो जब उनसे जो जो अपना काम लेना था, जो भी गंद करानी थी करा ली, तो अब फांसी मांग रहे हैं उनके लिए। तो अब वो बता रहे हैं मैं तो तुम्हारा ही आदमी था, मैंने तुम्हारे लिए अपना ज़मीर बेचा, अपना सब कुछ बेचा, मैं पाकिस्तान गया, मैं यहाँ गया वहाँ गया, अब तुम मुझे ही फांसी दे रहे हो। यही हाल सभी जो खुद को न्यूट्रल, जो ब्राह्मणवाद ने पैदा नहीं हुए ना घरों में, जो अपने आप को जो इनके हाथों में खेलते हैं या इनसे बात भी करते हैं आरएसएस और बीजेपी वालों से, उनका अंजाम यही होने वाला है। गवई साहब के लिए भी यासीन मलिक साहब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, उसको याद करें, हमारी बात सुने। जो हमारी बात जल्दी सुनता है वो ज़्यादा फायदे में रहता है, बाद में तो सब मानते ही हमारी बात सारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।